राज्यसभा चुनाव। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का आज पर्चा भरने का नामांकन का अंतिम दिन था और दो लोगों ने नामांकन किया है। एक तरफ प्रदीप वर्मा ने नामांकन किया है, दूसरी तरफ सरफराज अहमद साहब ने नामांकन कर दिया है। दोनों लोगों के नामांकन के बाद स्थिति साफ है कि दोनों लोग दो ही लोग हैं, एक एनडीए के प्रत्याशी हैं, एक आईएनडीआईए के प्रत्याशी हैं। एक तीसरे प्रत्याशी जो थे महापात्रा साहब, स्पाइस जेट के मालिक बताए जा रहे थे, उन्होंने पर्चा तो खरीदा था लेकिन नामांकन नहीं किया। आखिर क्यों आए, क्यों खरीदे, क्या कारण रहे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बदनाम झारखंड में इस बार ऐसी कोई बदनामी की आंच दिखाई नहीं दे रही है। रास्ता बिल्कुल साफ है, दोनों ही लोग सीधे सीधे राज्यसभा में निर्वाचित माने जा सकते हैं। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव। महागठबंधन से सरफराज अहमद ने भरा पर्चा। एनडीए की ओर से प्रदीप वर्मा ने किया नामांकन। राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार का निर्विरोध जीत तय। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होना है। नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी ने नामांकन किया। एनडीए प्रत्याशी प्रदीप वर्मा ने 3 सेट में अपना पर्चा भरा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, लंबोदर महतो, कमलेश सिंह समेत पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे। भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उच्च सदन है, राज्यसभा है, उसमें झारखंड की जनता का आवाज बन सकूं, इसका प्रयास मैं करूंगा। और अगर ये ऐसा करने में मैं सफल रहा तो मैं समझता हूं जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाया है वो सच साबित होगा, सही साबित होगा। लोगों ने तो कल हमने आलमगीर जी से भी बात किया था और हमारे विधायक दल के नेता उनसे हम बोले थे मुख्यमंत्री से बात करो, कोई तीसरा लोग नॉमिनेशन नहीं करे। तो आश्वस्त तो लोगों ने किया है कि नहीं, हम लोगों की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं होगी। तो ये एक स्वस्थ परंपरा राज्यसभा के चुनाव में, नहीं तो झारखंड पहले बहुत बदनाम रहा है और हमें इससे तो निकलना चाहिए। तो हमें लगता है कि उस दिशा में। वहीं महागठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। सरफराज ने भी 3 सेट में अपना पर्चा भरा। इस दौरान सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। सारे लोगों को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं और मैं झारखंड की पहले भी सेवा की है, आने वाले दिनों में झारखंड की सेवा करते रहेंगे। राजनीतिक मैसेज क्या रहेगा पूरे राज्य के जो आपको दिया गया, इसका एक मैसेज क्या जाता है? देखिए, ये पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सब मिलके आगे की कोई भी चुनौती होगी उसको लड़ेंगे। गठबंधन का सोच है और हम लोग हर समय हम लोग पारदर्शी तक अपना के ही हम लोग काम करते हैं। इसीलिए हम लोग हमारा गठबंधन की ओर से ही हमारा सरफराज अहमद को हम लोग आज नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। देखिए, ये तो हम लोग को प्रदेश में हम लोग को अच्छा संदेश देना है। हम लोग जो राज्य के अंदर में विभिन्न राज्य में जो हम लोग देखे हैं, आप लोग भी जानते हैं विभिन्न राज्य में क्या, यूपी में किस तरह से हुआ है, लेकिन इस झारखंड में इस तरह का बात नहीं है। लेकिन जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इंडिया बना दिया और कह दिया कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो इंडिया जीत रहा है। आप देख रहे हैं निर्विरोध चुनाव होने जा रहा है और हमारे पुराने साथी रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं आदरणीय सरफराज अहमद साहब, किस तरह से हमारे परिवार से रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। राज्यसभा की दोनों सीट पर निर्विरोध चुनाव तय माना जा रहा है क्योंकि किसी तीसरे प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की पहल से इस बार झारखंड के नेताओं पर हॉर्स ट्रेडिंग का दाग नहीं लगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव इस बार दागदार होने से बचती नजर आ रही है, बच ही चुकी है क्योंकि 2 ही प्रत्याशी हैं। दोनों प्रत्याशी सीधे सीधे एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले 2016-2010 का चुनाव दागदार हो चुका है, क्लीन चिट भी मिल चुका है
कई लोगों को। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक बार फिर राज्यसभा चुनाव झारखंड में होने जा रहे हैं, लेकिन 2019 में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, झामुमो गठबंधन की सरकार बनी है, INDIA की सरकार बनी है, उसके बाद से राज्यसभा में केवल झामुमो खेमे के लोग ही जा रहे हैं। पहले गुरुजी गए शिबू सोरेन, उसके बाद महुआ मांझी गई और आज सरफराज अहमद चले गए, जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तय ही मानिए चले ही जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की सीट सीधे सिटिंग सीट थी धीरज साहू की, काट दी गई। अजय लाल, बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये जो मौजूदा सीट थी जिस पर सरफराज अहमद का राज्यसभा जाना लगभग तय हो चुका है, ये धीरज साहू की सीट थी। यदि महागठबंधन की बात करें, INDI की बात करें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि ये सीट यदि कांग्रेस की थी तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार राज्यसभा जाता, तो ये माना जाता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो पूरी तस्वीर आपको साफ नजर आ जाएगी। आपको याद होगा भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का एक ट्वीट, उसमें उन्होंने करीब जब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार खतरे में थी, जब ये लग रहा था कि अब नहीं तो तब वो ED के द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते थे, उस समय रणनीति बनी कि ऐसी कौन सी सीट होगी जहां पर कल्पना सोरेन को आसानी से विधानसभा भेजा जा सकता है। तो वो सीट निकल कर आया गांडेय, क्योंकि यह माना जाता है कि गिरिडीह से सटा इलाका है, तो गांडेय का सीट यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां चुनाव लड़ती है तो वो सीट जीतने में सफलता मिल जाएगी। और फिर सरफराज अहमद को इस्तीफा कराया गया। इस्तीफे मतलब विकल्प पर बलि चढ़ गए थे सरफराज अहमद साहब, और आज कहीं ना कहीं उस कर्ज को, उस ऋण को उतार दिया गया है, झामुमो ने वो ऋण उतार दिया। बिल्कुल अभिषेक, मैं वही कह रहा हूं कि जब कल्पना सोरेन के लिए गांडेय सीट सरफराज अहमद ने खाली किया, उसी वक्त ये तय हो गया था कि उनको ये गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा भेजा जाएगा। उस समय मीडिया के हलकों में, राजनीतिक हलकों में चर्चा थी, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि ये प्री मैच्योर बयान है, प्री मैच्योर स्टेटमेंट है, प्री मैच्योर रणनीति ऐसा नहीं है। कल्पना सोरेन के लिए सीट खाली नहीं की गई है, कई अन्य वजह हैं। लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ, जब ये तय हो गया कि सरफराज अहमद ही राज्यसभा जाएंगे, तो ये माना गया कि ये उनको गिफ्ट मिला है कि आपने गांडेय छोड़ा है तो आपको अलग से उच्च सदन में भेजा जाएगा, और लिहाजा सरफराज अहमद का नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन की आज अंतिम तारीख थी आज, उसके बाद 2 उम्मीदवार बचे हैं, दोनों का नॉमिनेशन सही पाया जाएगा, वो राज्यसभा चले जाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री आवास में, इकलौते ऐसे विधायक इरफान अंसारी जिन्होंने इसका विरोध किया था, कहा था कि यह सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस से क्यों छीना गया, महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका निभाए। लेकिन अजय, इरफान की बात को तो समर्थन जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि आप गठबंधन की बात करते हैं। एक तरफ लोकसभा से आपकी एकमात्र सांसद गीता कोड़ा थी, उन्होंने भी पार्टी बदल ली है, पार्टी छोड़कर भाजपा में चली गई है। लोकसभा से भी आप साफ हो चुके हैं। राज्यसभा में आपके धीरज साहू थे, राज्यसभा से भी अब आप साफ हो चुके हैं। तो भाजपा तो कह रही है कि अब ये जो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता था कभी कांग्रेस और झामुमो का, ये मुकाबला ही खत्म है, सीधे सीधे भाजपा और झामुमो आमने सामने है, और विधानसभा इसका परिणाम बताएगा। बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना बिल्कुल जायज है। देखिए, जब तक कांग्रेस, इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन राज्यों में जब तक कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करेगी, बैसाखी की राजनीति करेगी, माफ कीजिएगा कांग्रेस के नेता यदि मेरी बात सुन रहे हैं, कांग्रेस पनपेगी नहीं, वक्त के साथ धीरे धीरे वो नेपथ्य में चली जाएगी। इतनी पुरानी पार्टी, इतने सांसद, राहुल गांधी उनके नेता, सोनिया गांधी उनका नेता, उनको तो कायदे से कहना चाहिए था कि धीरज साहू की सीट है, मेरी ही पार्टी के लोग राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन यहाँ है कि राज्य सरकार के सहभागी बने हैं, राज्य में। लेकिन अजय यहाँ एक सवाल और आ जाता है, धीरज साहू का टिकट कटने के पीछे कारण क्या है? इनकम टैक्स का छापा था, 2010 से धीरज साहू राज्यसभा के सांसद रह रहे हैं, काफी रिनोन्ड परिवार है, काफी चर्चित परिवार है, बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता है,
फिर उनका टिकट क्यों काट दिया गया? इनकम टैक्स का छापा पड़ा, पैसे रिकवरी हुई, जांच चल रही है, आरोपी है, दोषी तो अभी बने नहीं है, लेकिन टिकट कट गया। इसका मतलब पार्टी ने अविश्वास जता दिया धीरज साहू पर और गठबंधन ने भी जता दिया। यही कह रहा हूं कि बिल्कुल कांग्रेस की यही कमजोरी कई बार सामने आती है। आपको याद होगा कोलकाता में कांग्रेस के कुछ विधायक पैसों के साथ पकड़े गए थे, यह पूछे बगैर कि आपके पैसे हैं तो कहां से पैसे आए, क्या करने लेकर गए थे पैसे। अचानक से तीनों विधायकों को एक प्रकार से पार्टी से निलंबित किया गया। कांग्रेस का यही कृत्य जो है उनको छोटा कर देता है राज्यों में। आपके विधायक थे, आप उनको वापस रांची आने देते, उनको जमानत मिलती, वो वापस रांची आते, उनके साथ खड़े होते, उनसे पूछते कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि पैसा लेकर गए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस जब तक क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर राजनीति करते रहेगी, ऐसा ही होता रहेगा। अभी देखिए क्या होने जा रहा है, सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा चुनाव में, क्या बात बनती है नहीं बनती है, कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी अंदर खाने से खटपट की आवाज आएगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, धीरज साहू किसी कत्ल के गुनाह में नहीं फंसे थे। यदि पैसे थे निश्चित तौर पर अजय किसी कत्ल के गुनाह में नहीं फंसे थे, और जब 14 वर्षों तक सांसद रहे, 2010 से सांसद रहे, तो अभी आरोप प्रमाणित होने तक तो इंतजार करना चाहिए था। इतना बड़ा नाम था, एक झटके में निकाल कर बाहर कर दिया गया और सीट झामुमो के खाते में चली गई। वैसे भी 28 वोट का मामला है और 29 वोट के आंकड़े पर झामुमो है, तो झामुमो के लिए तो कहीं कोई सवाल ही नहीं बनता था। कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती थी कि अगर झामुमो समर्थन नहीं करता तो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी शायद राज्यसभा नहीं पहुंच पाता। तो निश्चित तौर पर जिस रहमो करम की आप बात कर रहे थे वो तो स्टेट में साफ दिखाई दे रही है, रहमो करम पर तो है, और इसी रहमो करम पर अगर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है तो कितना कारगर साबित होगा अभी ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।